हाँ, हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, लेसन फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन है आपका कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिटेल पढ़ेंगे, ये कहाँ से, ये चार्ज क्या है। आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे तो देखे होंगे, जैसे पेन है, पेन को ही अगर बाल से अगर रगड़ो तो रगड़ने के बाद जो पेन होता है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये छोटे बचपन में आप लोग किए होंगे ऐसा काम। बस समझ लो कि चार्ज का जो डेवलप हुआ है यहीं से हुआ है। तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, एक ग्लास का रॉड लिया, तो ग्लास के रॉड को सिल्क से रब किए। जब ग्लास के रॉड को सिल्क से रब किए तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिला। कैसा प्रॉपर्टी मिला, ये रॉड स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है ना, जब अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, इस चीज को बोला गया कि ये इलेक्ट्रिफाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ग्लास के रॉड को सिल्क से लगा गया तो ये स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन का एक प्रॉपर्टी आ गया, तो इसको बोला गया कि इसने ये इलेक्ट्रिफाइड हो गया। मीन्स कि इसने चार्ज कैच कर लिया है, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ऐसा बोला गया। सेम है प्लास्टिक रॉड को जब खून से रगड़ा गया तो वही प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। तो एक्चुअल में जो ये ग्लास रॉड है, जब ये इसके हल्की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ गया, तो प्रॉपर्टी आने के बाद इस चीज को बोला गया कि इसने चार्ज बियर कर दिया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। ऐसे ही इसका भी और भी तमाम पेयर होते हैं। अच्छा, तो इसका बाद में और डिटेल आया, तो साइंटिस्ट लोग क्या बोला, जैसे ग्लास के रॉड को जब सिल्क से रब करते हैं ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्लास के रॉड का जो कोई एक एटम होगा, इसके एटम से इलेक्ट्रॉन रब करने के बाद सिल्क के एटम के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन सिल्क के एटम पर जाएगा, मीन्स ग्लास के रॉड का जो एटम होगा उस एटम से निकल कर सिल्क के एटम पे जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो एक यहां प्लस और इस पर एक माइनस। सेम है, जैसे प्लास्टिक रॉड है, इसको ऊन से लगा गया तो ऊन का जो एक एटम होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलकर सपोज कि प्लास्टिक रॉड के एटम के ऊपर चला गया। तो अब आपको पता होगा केमिस्ट्री में, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव, जहां पे जाएगा वो निगेटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन गया था तो अगर सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर एक प्लस और इस पर एक माइनस। ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो यहां पे एक प्लस, यहां पे एक माइनस। अच्छा, तो इस प्रकार से जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको पॉजिटिव चार्ज, जहां पे जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज। तो आप ये भी बोल सकते हो कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक्चुअल में चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, जब ये रॉड इलेक्ट्रिफाइड हो गया, एक प्रॉपर्टी आ गया कि स्मॉल पार्टिकल को अपनी तरफ अटैक कर रहा है, तो इसी चीज को बोला गया कि चार्ज बियर कर दिया है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये वही दो प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, अब इसी में दूसरी चीज है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी चार्ज है यही से ट्रांसफर हो रहा है ना, मीन्स कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई एक जगह से चार्ज दूसरी जगह जाएगा, अपने मन से हम न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही कहलाता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। न चार्ज को न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न तो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज देखिए, ये अब जैसे अगर लाइक चार्ज है, सेम चार्ज दोनों है, तो उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। और अगर अनलाइक
ही चार्ज है, अलग अलग है, जैसे एक प्लस और एक माइनस, तब अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल चार्ज एंड क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब देखो जैसे इसमें क्या है बेटा, तो अच्छा एक चीज और, इसमें कन्वर्जन इलेक्ट्रिक चार्ज आप ये ध्यान रखिएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाता है। जैसे एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, टोटल अगर दोनों का इंक्लूड हम नेट चार्ज बोले तो जीरो। तो वही लॉजिक है कि चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कि पूरे का ओवरऑल देखेंगे तो नेट चार्ज कहलाता है, यही आपका कन्वर्जन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आगे को देखेंगे फंडामेंटल चार्ज एंड क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है देखो, जब भी इसको हम रब करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ना, क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या माना जाता है, ई। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है कितना वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। अच्छा चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, ठीक है ना। चार्ज का इसका जो प्रैक्टिकल होता है वही वैज्ञानिक के नाम में था कूलम, ये है ना, तो इसी के नाम पे इसका यूनिट क्या हो गया है, कूलम हो गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतने का क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इतने का इस पर प्लस चार्ज और यहां पर इतने का ही माइनस चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इतना होगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, क्या कभी आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं सकता है। जब भी ट्रांसफर होगा 1, 2, 4 ऐसे किसी एक इलेक्ट्रॉन का ही कोई मल्टीपल्स होगा। तो यही आपका क्वांटम थ्योरी है कि जो चार्ज होता है वो ई का जो वैल्यू होता है इसी का कोई टाइम्स होगा, इसी का कोई मल्टीपल्स होगा, चाहे किसी पर 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश होगा, चाहे 2 का चाहे 3 का, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ए 2E 3 4 वगैरह। यही आपका क्वांटम इसका है कि कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसफर जब भी होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 पूरा इलेक्ट्रॉन का ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन से कम का चार्ज चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है इसी का कोई मल्टीपल्स होगा, दिस कॉल्ड क्वांटम नेचर, ठीक। अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये कूलम्ब्स लॉ और इसके बाद परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये तो रहा आपका चार्ज का, ठीक है। तो अब जैसे कूलम ने बताया, बोला कि अगर लाइक चार्ज सेम चार्ज दोनों है, ठीक है ना, सेम चार्ज है, चाहे दोनों प्लस प्लस चाहे दोनों माइनस, तब उनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स एक्टिव होता है। अगर दोनों अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तब दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव होगा। तो कूलम्ब्स ने इसके लिए नियम दिया है, क्या रूल दिया है, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, सपोज एक Q1 और दूसरा Q2, इनके बीच ये पॉइंट चार्ज है छोटा छोटा, इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, ठीक। अच्छा तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिव होगा, ठीक है, कार्य करेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना हुआ, ध्यान रखिएगा, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। 11th में वेक्टर पढ़े होंगे, वैसे वेक्टर का इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तो जिन बच्चों को वेक्टर में कोई कंफ्यूजन है, हमारा जो 11th का वीडियो लोड हो रहा है उसमें 3rd चैप्टर पे वेक्टर है। वेक्टर हम 0 से स्टार्ट करके डिटेल बताएंगे आपको। यहाँ पर तो वेक्टर को हम हल्के में लेंगे, ये मान के चलेंगे आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा 11th का वीडियो आप लोग देखेंगे। वेक्टर फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है और वेक्टर का अच्छा खासा रोल है। तो अगर वेक्टर में कोई कंफ्यूजन हो तो 11th में जब वेक्टर लोड करेंगे उसको भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स, ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू
जो आवेश का न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा इसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल टू होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड और क्या ये गुलाम ने अपना प्रैक्टिकल से निकाला कि F इनके बीच में जो फोर्स होगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 दोनों आवेश के एंड F इज प्रोपोर्शनल टू इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके स्क्वायर के लेकिन इनवर्स के प्रोपोर्शनल टू होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्स प्रोपोर्शनल इसके स्क्वायर R। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन या इनवर्स टू 1 अपॉन। अब दोनों को एक साथ मिला दो, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल टू के स्थान पे रिप्लेस करेंगे इक्वल का, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वो कांस्टेंट स्मॉल के यूज किया था, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये आपका फोर्स का फार्मूला हो गया। जब भी कोई भी दो चार्ज के बीच में फोर्स का कैलकुलेशन करना है तो कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज का वैल्यू है, R क्या है इनके बीच का डिस्टेंस है। और ये K क्या चीज है, K एक कांस्टेंट तो है लेकिन ये जिस मीडियम में रखा है, हवा में है कि पानी में है कि कहाँ पे रखा, उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये दोनों चार्ज चाहे फ्री स्पेस में हो चाहे एयर में हो तो इस K का वैल्यू क्या होता है, भाई वाक्यूम में है चाहे एयर में, तो इस K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, इसका यूनिट जब भी देखो हम यूनिट पर फोकस कम करेंगे, जैसे इसका यूनिट चाहिए आपको तो यही से कर हो। अब जैसे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट भी दो टाइप का होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसमें कोई यूनिट नहीं होता है, एक कांस्टेंट होता है किसका यूनिट नहीं होता है। अब इस कांस्टेंट का यूनिट होता है, अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, बस ये फार्मूला आपका आया है। तो अब यही से जैसे सपोज F कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिस किसी का यूनिट कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला लिख के ऐसे करो, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब सबका यूनिट लिख के कैलकुलेट कर दो, ये K का आपका यूनिट आ जाएगा। जैसे F फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, R क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट पता है गुलाम होता है, तो गुलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कांस्टेंट K का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। ठीक, अच्छा, तो ये जो भी यूनिट आएगा हमें ये K का वैल्यू हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इस K का थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ठीक है ना, इसी में आपका परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो स्मॉल K होता है, स्मॉल K का फुल फॉर्म इसका होगा 1/4πε0 कैपिटल K। फुल फॉर्म तो यही होता है इसका, स्मॉल K इक्वल टू 1/4πε0 K। ये ε0 क्या है, जो वाक्यूम, ये जिस मीडियम, जैसे यहाँ पे तो एयर में रखा है, जो भी एयर रहेगा, जो एयर रहेगा एयर की परमिटिविटी है। और ये कैपिटल K क्या है, अगर ये एयर में रखा है तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे इसका डिटेल, ये परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिटेल्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है, इसका चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगा। थोड़ा सा इसको और देख लीजिए, जैसे ये एयर में है तो आपका ये, अब देखो जैसे जो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर के लिए K का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एयर के लिए K का वैल्यू 1 होता है। जब यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो अगर ये एयर में है चाहे वाक्यूम में है, तो आपका स्मॉल K इक्वल टू 1/4πε0, K का वैल्यू 1 रहेगा तो K यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अगर K नहीं रखा
के नहीं रखा है, फार्मूला आपका ऐसे लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के यहाँ नहीं लिखा है। तो अपने मन से आप समझ जाओ कि ये जो चार्ज है या तो एयर में रखा है या तो वाक्यूम में, तो क्यों यही, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो, अब जैसे यही दोनों चार्ज है, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ये दोनों चार्ज किसी और मीडियम में रखा है, ठीक है ना, किसी और मीडियम में रखा है, तब इनके बीच का फार्मूला एक्चुअल में क्या होगा। देखो जैसे मान लीजिए ये Q1 और ये Q1 डैश है, ये Q2, यहां मैं अलग नाम दे रहा हूं, Q1 डैश एंड Q2 डैश, इनके बीच का डिस्टेंस R, ये किसी और मीडियम में रखेंगे, एयर या वाक्यूम में नहीं रखे, किसी और मीडियम में रखे, उस मीडियम का नाम हम लोग M ही नाम देते, मान लो कोई मीडियम M है, तो इसका जो एक्चुअल फार्मूला होगा F इक्वल टू, इनके भी जो एक्टिव फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बस यही इतना होगा, ठीक है ना। अब तो हम लोग आगे देखेंगे एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या चीज है, देखो ये एप्सिलॉन क्या है, ये जिस मीडियम में रखा है चार्ज, उस मीडियम की परमिटिविटी है। ये एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्या है, जिस मीडियम में चार्ज दोनों रखे हैं उस मीडियम की क्या है, परमिटिविटी, ठीक। अच्छा, अब ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और वाक्यूम की परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 कैपिटल के किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू वाक्यूम की परमिटिविटी इनटू उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इस पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करके फिर आगे बढ़ेंगे, वहीं पर आपको दोनों का कांस्टेंट बताएंगे। और जैसा भी हो, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, अपने कमेंट्स हमको जरूर भेजिए, जो भी कमेंट्स भेजेंगे, जो भी कमी रहेगी तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है।